हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो बेटा आज आपका एफएलटी का जो पेपर है उसका हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, फिजिक्स का पोर्शन 1 to 25। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कह रहा है अ सोप बबल इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 16 वोल्ट, इट्स रेडियस इज देन डबल्ड। रेडियस को जब डबल कर देंगे द पोटेंशियल ऑफ द बबल नाउ विल बी। बताओ रेडियस को जब आप डबल करोगे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। जब रेडियस को आप डबल करोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ। तो आंसर इज द 8 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अपने पास करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ में बताना है। तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, बहुत फेमस है। नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। करंट में जब चेंज होगा तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहां पर करंट में कोई चेंज नहीं होगा तो किसी तरह का कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। उसके बाद फिर करंट देखो डिक्रीज कर रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और माइनस लग करके वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला ग्राफ दिख रहा है। और उसके बाद फिर करंट इंक्रीज कर रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो डिक्रीज करेगा, ये हो गया। तो करेक्ट आंसर इज द फोर्थ पार्ट। अगला क्वेश्चन बेटा अपने पास है, कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास एम थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट h, एट व्हाट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी 75% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखो बच्चों, अगर 100% एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगी तो फिर मान लेते हैं हाइट कितनी है h, और 75% बच रहा है, मतलब 25% कन्वर्ट हो रहा है 1/4, तो हाइट कितनी हो जाएगी h/4। क्लियर है भाई बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा अ क्यूब एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड इक्वली फ्रॉम ऑल साइड्स बाय एन एक्सटर्नल प्रेशर P। भाई व्हाट अमाउंट शुड इट्स टेम्परेचर टू रेज टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स साइज। कितने टेम्परेचर पर ये अपनी साइज को रिगेन कर लेगा। पहले कंप्रेस हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो है इसका साइज बढ़ेगा। द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब इज के। देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है, के इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो यहां से बेटा डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी, के अपॉन पी। और हमें पता है कि वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम इंक्रीज कितना होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम इतना इंक्रीज करेगा। तो यहां से डेल्टा वी अपॉन वी अगर निकालोगे तो गामा की वैल्यू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज गिवन टू अल्फा। तो यहां से बेटा डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू कितनी हो गई, के अपॉन पी, और 3 अल्फा नीचे आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो अपने पास कितना हो गया, के अपॉन पी इंटू 3 अल्फा। ये आ जाएगा बच्चों डेल्टा वी अपॉन वी, के अपॉन पी इंटू 3 अल्फा। ये बेटा अपने पास ये वाला आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, एक सेकंड, पी अपॉन के इंटू 3 अल्फा है बेटा ना, जरा चेक किया जाए। ठीक है, यहां बेटा गलती हुई है, ये अपने पास पी बाई के होगा ना, ये अपने पास हो जाएगा पी अपॉन के। तो ये हो जाएगा बेटा पी, ये हो जाएगा अपॉन के। करेक्ट आंसर इज द सेकंड पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस ए एंड बी व्हेन गिवन बाय डायोड्स आर रिवर्स बायस्ड। देखो जब रिवर्स बायस्ड होगा तो फिर इसमें किसी भी तरह का कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। रिवर्स बायस में किसी तरह का कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तो करंट यहां से चलेगी और इसमें जाएगी, फिर यहां पर रिवर्स बायस इसमें भी नहीं जाएगी, और करंट यहां से पास करते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो ये 4 ओम और ये 5 ओम, 9 ओम, 9 प्लस 4 13 ओम इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े बच्चों। अब अपने पास अगला क्वेश्चन है द करंट थ्रू द बैटरी B1 इन द सर्किट डायग्राम शोन बिलो। देखो क्वेश्चन को बेटा इतनी तेजी से आपको करना होगा तभी फिजिक्स का पेपर कंप्लीट होगा ना, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे सॉल्व करना है, दिमाग में क्या चलना चाहिए, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे आपको सोचना है। चलो भाई, कह रहा था करंट थ्रू द बैटरी B1 इन द सर्किट डायग्राम। अब इसको देखने के बाद साफ साफ लग रहा है कि हमें यहां पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, KVL। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, तो यहां से करंट निकाल देते हैं, कहीं से करंट निकाल दो, चाहे यहां से करंट निकाल दो और चाहे फिर यहां से आप लोग करंट निकाल दीजिए, जहां से इच्छा वहां से करंट निकाल दो। चलो भाई, तो हमने यहां से I1 करंट निकाला और फिर करंट को दो रास्ते मिलेंगे। अब दो रास्ते में से कुछ करंट इसमें जाएगी और कुछ करंट
इसमें जाएगी। क्लियर है? अब एक काम करो, हम लोग इसको ज्यादा टिपिकल करने से अच्छा है, एक काम कर सकते हैं, इधर से I2 करंट निकाल दें। ठीक, तो इसमें कितना चला जाएगा, ये I1 और ये I2, तो ये I1 प्लस I2 इसमें चला जाएगा, और ऐसे लगा दें किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 इंटू I1 प्लस 6 इंटू I1 प्लस I2 माइनस 15 मतलब इज इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा 12I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 15। 3 से डिवाइड करो, 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट आ गई। ये इक्वेशन कौन सी होगी बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे इसके लिए, तो माइनस का 12 इंटू I2, क्योंकि करंट इधर जा रही है और हम लोग चल ऐसे रहे हैं, प्लस का 30 और फिर करंट ऐसे आ रही है, हम लोग जा ऐसे रहे हैं, माइनस का 6I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे माइनस 12I2 माइनस 6I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू माइनस का 30। तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सारे के सारे, तो ये हो जाएगा अपने पास 6I1 प्लस 18I2 इज इक्वल टू 30। तो भैया अगर इसको 6 से डिवाइड करोगे, I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 5। अब एक काम करते हैं, इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 20, और ये है 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 5। ये पहले से है, कैंसिल, 12 माइनस 2 10I2 इज इक्वल टू 15। ठीक, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 बाई 10 1.5, ये आ गया अपने पास 1.5। और इक्वेशन में रख देते हैं, 4 इंटू I1 प्लस 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 5। तो 4I1 इज इक्वल टू 2, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर इज द फोर्थ पार्ट। चले भाई, अगला क्वेश्चन में कह रहा है अ फोर्स F इज इक्वल टू दिस वेक्टर फॉर्म एंड R इज द also in vector form, the value A for which angular momentum about origin is conserved। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व जब होगा बेटा तो फिर टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। और टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F। तो अपने पास R और F क्रॉस प्रोडक्ट I J K, तो अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 6 और ये माइनस 12, और ये हो जाएगा A 3 और 6। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आई कैप, जब लिखेंगे करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम चेंज, तो माइनस 6 इंटू 6 माइनस 36, और इधर माइनस प्लस 36, और प्लस माइनस का फिर बेटा जे कैप, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम क्लोज, 2 6 12 माइनस 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 प्लस 12A। ठीक, फिर जब के कैप हम लोग लिखेंगे बेटा, फिर करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम चेंज, तो 6 प्लस 6A। तो सबको इक्वल टू हमें 0 करना होगा। बताओ भाई, सबको इक्वल टू 0, तो इसको इक्वल टू जब 0 आप करोगे तो फिर 12A इज इक्वल टू माइनस 12, तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। आसान था, इसको आप लोग खुद ट्राई भी कर सकते हो, कई बच्चों ने किया भी होगा करेक्ट। बहुत अच्छे बच्चों। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द एडजेसेंट साइड। हमने बताया था जब साइड्स अपने पास गिवन होती है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो भैया सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। फाइंड करो ए क्रॉस बी, तो ये हो गया आई कैप, जे कैप और के कैप। -3 + 2 -4 -i +2 +1। तो आई कैप जब लोगे बेटा, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम क्लोज, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू -4 -8 मतलब प्लस का 8, फिर माइनस का जे कैप, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम क्लोज, -3 इंटू 1 -3, और फिर -1 इंटू -4। तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 4, तो माइनस का यहाँ पे 4 आ जाएगा, और प्लस का के कैप, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम क्लोज, -3 इंटू 2 -6 माइनस ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 10i कैप
प्लस 7 जे कैप माइनस 4 के कैप, यही आएगा। देख लो भैया, और इन सबको जब सॉल्व करोगे तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जब निकालोगे बेटा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 7 का 49, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 165, तो आ जाएगा 165/2। करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट पार्ट। चले भाई आगे बढ़ा जाए। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल फ्रॉम शोन इन फिगर। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई अब जरा मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ। चलो मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना हुआ है बेटा, ये अपने पास इससे मान लेते हैं इस वाले पोर्शन से B1 और इस वाले पोर्शन से B2। अब इक्वल मैग्नेटिक फील्ड आती है, उसका रीजन क्या है, I इंटू DL फर्स्ट का इज इक्वल टू I इंटू DL सेकेंड का। उसका रीजन ये है ना बेटा कि करंट रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होता है, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है रेजिस्टेंस। ठीक, तो I इंटू DL, जो जिसके पास लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, जिसकी लेंथ कम उसका करंट ज्यादा। तो I इंटू DL अपने पास कांस्टेंट रहेगा, तो B1 और B2 की वैल्यू सेम रहेगी। तो इससे करंट कितना होगा अंदर की तरफ और इससे करंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो अपने पास रिजल्ट कितना आएगा, 0। अगले क्वेश्चन की तरफ। A current carrying wire is bent in the form of the middle to form V as shape as shown. The magnetic force on the wire is, magnetic force on the wire, तो भैया देखो ये एंगल 60 डिग्री है, इन दोनों की साइड्स इक्वल है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा और ये भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और हमें फाइंड करना है द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, वायर का मैग्नेटिक फोर्स। तो इसकी ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट लेंगे जो कि अगर ये L है और ये भी L दिया हुआ है तो ये भी लेंथ कितनी होगी, L होगी। तो फोर्स कितना हो जाएगा, I B इंटू L। तो आंसर इज द फर्स्ट पार्ट। बोलो बात क्लियर है, आसान है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट बाई एन एक्सेलरेटेड चार्ज ओनली। Dispersive power of a prism depends on the, dispersive power is depends on the nature of the material of the prism। ये सब बिल्कुल ध्यान होना चाहिए बेटा। अब कह रहा है सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, have fundamental frequency F in air। The tube is dipped, the tube is dipped vertically in water so that 1/4 of its length, 1/4 of its length in water, the fundamental frequency of the air column is now। जरा बेटा इसको सॉल्व करके जरा इसका आंसर बताओ, तेजिस बच्चों इसको सॉल्व करो। हाँ बेटा, तो आंसर कितना आ गया अपने पास, आंसर अपने पास आ गया फोर्थ पार्ट। चलो भाई आंसर इज द फोर्थ पार्ट, वेरी गुड। चलो भाई इसका सोल्यूशन जरा करा देते हैं, एक सेकंड बेटा जरा हम भी पानी पी लें यार।
चलो बेटा, तो ओपन एयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपने पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू वी बाई 2L। अब इसके बाद जब इसको हम लोग बेटा उसमें रख देंगे वाटर में, कितना 1/4 ऑफ इट्स डिप्ड कर देंगे बेटा वाटर में, तो अपने पास लेंथ कितना हो जाएगा, L डैश इज इक्वल टू 3L/4। कितनी हो जाएगी, पहले L थी, अब लेंथ कितनी हो गई 3L/4। तो अब फ्रीक्वेंसी जो होगी बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F डैश इज इक्वल टू V/4L। तो इसी को बेटा हम लोग लिखेंगे V/4L। अब जो लेंथ होगा L डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3L/4। L डैश की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3L/4। तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, V/3L। अब एक काम करो, V/L की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितना आएगा 2F, यहां से आ जाएगा, तो इतने की वैल्यू हो गई 2F। तो आंसर इज द 2F/3। बहुत अच्छा बेटा, कई सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। द डायग्राम शोन इन द एनर्जी लेवल of an electron in a certain atom which transition zone represent the emission of photon with the most energy। तो देख लो भैया साफ साफ, ये पहला देख लो, 1 से कहा जा रहा है 3, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। फिर दूसरा अगर बेटा हम लोग देखेंगे तो कहां से 2 से 1, और सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पर बेटा अपने पास एमिट होती है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और सॉल्व करना चाहो तो यहाँ सॉल्व कर लोगे, तो ये हो जाएगा 9 - 1 8/9। दूसरे वाले का बेटा 1/1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा बेटा 3/4। और फिर तीसरे वाले अगर तुम निकालोगे तुम्हारा तीसरा बेटा एक सेकंड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर ना, ये तीसरा है। और दूसरे वाले अगर निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16, ये भी वैल्यू छोटी आएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू अपने पास ये वाली आएगी जो कि थर्ड है, जो कि अपने पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। विच क्वांटिटी हैज यूनिट बट नॉट डायमेंशन। एंगल के पास यूनिट होती है लेकिन एंगल के पास किसी तरह कोई डायमेंशन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। बताओ भाई, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में मतलब कि ये हायर लेवल में जंप कर रहा है। किस में जंप कर रहा है बच्चों, हायर लेवल में। तब बताओ एनर्जी अब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी, एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड। अगला क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विल बी मैक्सिमम। बताओ भैया फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी। तो आंसर इज द फोर्थ पार्ट, रेड। अगला क्वेश्चन अपने पास कह रहा है द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव गिवन बाई, बहुत आसान सवाल है, दिस एम्पलीट्यूड कितना हो गया 25। फ्रीक्वेंसी साफ साफ दिख रही है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π, और 2πf कितना हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 2πf, तो f कितना हो गया 1, 25,1। आसान सवाल। 20 नंबर, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ टैप डाउन इन द स्ट्रीम लाइन, डाउन द स्ट्रीम लाइन, नीचे मतलब स्पीड बढ़ेगी, और पढ़ा हुआ है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, मतलब a इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बताओ भैया एरिया क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। v अपना जब बढ़ेगा तो एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़े भैया, अगला सवाल, टू वेव्स आर रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट कर दिया गया है दो वेव को। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, बता तो तेजी से, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। क्लियर है, cos फाई। अब तुम्हें फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, ये दिया है साइन का फंक्शन और ये है cos का, तो cos के फंक्शन को साइन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां पर π/2 और यहां पर π/6, तो π/2 माइनस π/6 करोगे तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी, π/3। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर
cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 1/2। आंसर इज द √3a। आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ प्लेन मिरर रोटेटिंग एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड रिफ्लेक्ट लाइट बीम, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम। बेटा जब हम लोग मिरर को रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जितनी थीटा का रोटेट करेंगे मिरर को तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट करेगी। तो वेलोसिटी अगर ओमेगा होगी तो रिफ्लेक्टेड रे की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 ओमेगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर। बकवास सवाल। एक्टिंग पर यूनिट लेंथ मतलब अच्छा सवाल है लेकिन बकवास है करने, मतलब मजा आ रहा है बस, आसान आसान ऐसे ही करना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स वन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भैया मास पर यूनिट लेंथ मतलब dm अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब इसको लिख लेते हैं kx। बताओ कोई दिक्कत? तो x अगर हमें निकालना होगा x cm तो क्या लिखोगे x d मास पर यूनिट लेंथ dm अपॉन dx, मास पर यूनिट लेंथ x dm अपॉन dx। अब एक सेकंड, हम लोग क्या लिखते हैं x dm अपॉन, तो ये हो गया kx, तो ये हो जाता है x dm अपॉन dm, यही होता है 0 to 3 मीटर, ये भी 0 to 3 मीटर। अब बताओ dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dm की वैल्यू kx dx, तो ये हो जाएगा बेटा kx स्क्वायर dx और ये हो जाएगा kx dx। ठीक है, 0 to 3, ये भी 0 to 3। अब बताओ कितना आएगा, k कॉमन ले लो, x क्यूब अपॉन 3 और ये कितना हो जाएगा kx स्क्वायर अपॉन 2। सब 0 to 3 जाना है, इसको भी 0 to 3, k से k कैंसिल, तो 3 का क्यूब 27 अपॉन 3 और इधर बेटा इधर रखोगे तो 9 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 3 9 जा 27, 9 से 9 कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, आंसर इज द 2 मीटर। आंसर कितना हो जाएगा 2 मीटर। आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन, इफ द मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय डेल्टा पी देन द डे ब्रोगली एसोसिएटेड with it changes by 0.5% then initial momentum of the electron। देखो इसका सोल्यूशन करोगे बहुत लंबा है, सिंपल सोल्यूशन हमसे ले लो। देखो डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो पी अपने पास कह रहा है मोमेंटम कितना चेंज कर रहा है 0.5%। तो जितना मोमेंटम चेंज होगा, अगर मोमेंटम इतना बढ़ेगा तो फिर लैम्डा क्या होगा घटेगा, देन द डे ब्रोगली वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज हो रही है, वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो उतना ही मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो घटेगा। तो इसको लिख सकते हो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस साइन के साथ, मतलब ये फिर कम होगा। ठीक है, तो 0.5% है, मतलब अगर हम मान के चलें 100 में कम कितना हुआ 0.5, मतलब हो गया 99.5। अब उसी को अगर 200 में लिया जाए तो कितना हो जाएगा 0.5%, 199, तो डेल्टा पी अपॉन 199। बोलो बात क्लियर है, डेल्टा पी अपॉन 190, सॉरी पी की वैल्यू हो जाएगी अब 199 डेल्टा पी। ठीक, इतना चेंज हो रहा है ना, 1 डेल्टा पी चेंज हो रहा है और 199 हो गया तो 199 डेल्टा पी। ठीक, अगला क्वेश्चन, टू सर्कुलर रेडियस r1 एंड r2 turns n1 and n2 are placed concentrically in the same plane. If r2 is less than r1 then the mutual inductance between them is equal to। भैया देखो अपने पास हो जाएगा ns phi s is equal to m into i हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब कह रहा है रेडियस r1 एंड r2 है, n1 और n2 टर्न है। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो इंड्यूस किस में होगा फर्स्ट में, और ये हो जाएगा m इंटू i1। ठीक है, तो हमसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है m की वैल्यू। अब v2 में निकालना होगा तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट n1 इंटू म्यू नॉट i, करंट कितना हो जाएगा i2 अपॉन, अब ये हो जाएगा 2r1, करंट इसमें i1 जाएगा ना, इज इक्वल टू m इंटू i1। ठीक है बच्चों,
म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1, ठीक है। अच्छा इसमें R2, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बच्चों जरा रुकना। तो N2 V1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1 इंटू, जरा A2 की वैल्यू यार बताओ, A2 कितनी हो जाएगी? आई थिंक हो जाएगी पाई R2 स्क्वायर ना, इज इक्वल टू M इंटू I1। तो ये इससे उड़ जाएगा, ठीक। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट N1 N2 अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन इंटू पाई अपॉन 2R1। अब देखो क्या कोई मैच कर रहा है? म्यू नॉट पाई N1 N2 R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर ना, सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब बेटा 25 के बाद अगला पोर्शन 26 से वसीम सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम आपको 26 से 50 FLT 32 का डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एंगल अल्फा। यहाँ पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया u स्पीड से और एंगल है अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल और प्रोजेक्टेड स्पीड है u। पूछा गया है व्हेन द पार्टिकल मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। जब पार्टिकल कितना बता दे, हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना दे, तो बताना है क्वेश्चन में इट्स स्पीड चेंज टू v गिवन बाई। तो इसकी स्पीड v हो जाती तो v की वैल्यू कितनी होगी। हमको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसी होती है, कांस्टेंट। तो यहाँ की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस जगह पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा और यहाँ की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos बीटा के बराबर होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कांस्टेंट कर देना है। चलिए अब यहाँ से v की वैल्यू निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा u cos अल्फा अपान cos बीटा, और यहाँ पर u को ऐसे रहने दें, cos अल्फा ऐसे रहने दें, और 1 अपान cos बीटा ये हो जाएगा हमारा sec बीटा। तो आंसर जो हो जाएगा u cos अल्फा sec बीटा, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 4। तो 26 का 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, में बोला गया इन द सर्किट डायग्राम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पर देखें ध्यान से, ये वाला पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है। मतलब अगर इसको हम लोग बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट करें तो यहाँ पर 200 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे ए और बी के बीच में। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी व्हेन द स्विच एस इज ओपन। तो ये स्विच एस ओपन है, हमको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी। यहाँ पोटेंशियल ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब स्विच ओपन होगा। चलें चेक करते हैं। जब यहाँ पर होगा तो इस जगह का पोटेंशियल हम लोग मान लें V1, ठीक है, इस जगह का पोटेंशियल V1 मान लें, इस जगह का पोटेंशियल V2 मान लें। स्विच ओपन है तो V1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर चार्ज जो होगा, यहाँ पूरे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज की वैल्यू सेम होगा। चार्ज अगर सेम होगा तो V बराबर Q बराबर CV, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी V1 इक्वल टू 3 बाई, ये वाली दोनों वैल्यू जोड़ दें, 6 + 3 9 इंटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज ए और बी के बीच में कितना है, 200। ये कितना आ जाएगा, 200/3 है, ये आ जाएगा वोल्टेज कहां पर, V1। ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारा कितना, 200/3 वोल्ट। इसी तरह अगर इधर का भी निकालना होता तो ऐसे हम लोग इधर भी निकाल लेते, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में बताना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये ओपन होगा, मतलब कि यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसी की वैल्यू हमको निकालना है। तो आंसर इसमें करेक्ट कितना हो जाएगा, 200/3 वोल्ट, ठीक है। तो 27 में सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। A block of mass 2 kg is kept on the floor of the coefficient of static friction is 0.4। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है म्यू एस की वैल्यू, if force of 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड, तो एफ अप्लाइड दे रखा है क्वेश्चन में, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.5 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक पे लग रहा है। द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जब भी निकालना हो तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू इंटू एन, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे म्यू की वैल्यू ऐसे रहते हैं, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा एम जी, वैल्यू रख दें, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.4, एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहां से आ जाएगा 8 न्यूटन। अब जब भी क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स क्वेश्चन में दिया हो या क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो, तो क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए फ्रिक्शन फोर्स तो जरूर अप्लाइड फोर्स को ध्यान में रखते हुए आंसर देंगे। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 2.5 न्यूटन, जबकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 8 न्यूटन है। इसका मतलब ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, ब्लॉक डज नॉट मूव। अगर ब्लॉक नहीं मूव करेगा तो अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वही फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो 2.5 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अब हमारा जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है वो क्या करेगा, वही अप्लाइड के बराबर रहेगा। तो जो अप्लाइड फोर्स है उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी तब तक अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो इसका मतलब जब भी क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स निकालने को दे तो हम जरूर देखें बॉडी मूव करेगी कि नहीं। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ ये भी आसान है क्वेश्चन। इफ एल एंड आर डिनोट इंडक्टेंस रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, डायमेंशन ऑफ एल बाई आर। तो एल बाई आर ध्यान से देखें, एल बाई आर का डायमेंशन या सी आर की डायमेंशन या अंडर रूट एल सी, ये सब एलसीआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट है। ये सभी की डायमेंशन टी की डायमेंशन होती है, टाइम पीरियड के बराबर होती है। ठीक है, तो चाहे एल बाई आर पूछे, चाहे सी आर, चाहे अंडर रूट एल सी, इनको आपको याद रखना है। और एल बाई आर मतलब हमको टाइम की डायमेंशन के बराबर होगा। तो टाइम जिस ऑप्शन में करेक्ट है देखें ध्यान से, इसमें तो टाइम की वैल्यू 0 है, तो ऑप्शन सेकंड दिख रहा है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एल बाई आर की डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, a mass of proton is 200 times the mass of the electron. The de Broglie wavelength associated with both of them is 1 angstrom. Then the ratio of kinetic energy of electron to that of proton. रेशियो बताना है, वो भी किसका, काइनेटिक एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो फार्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर एच अपान पी। एच अपान पी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम की वैल्यू, लीनियर मोमेंटम बराबर अंडर रूट 2m के होता है। यहां से हम लोग अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी, इसको स्क्वायर कर दें इक्वेशन को, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जरा देखें, के रेशियो लिखना है इलेक्ट्रॉन अपान के प्रोटॉन बराबर हो जाएगा लैम्डा ऑफ, इनवर्स का रिलेशन है, प्रोटॉन अपान लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और मास भी तो है, तो मास यहाँ पर इनवर्स में होगा मास ऑफ प्रोटॉन अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैल्यू देखते हैं लैम्डा, ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। वेवलेंथ का जो रेशियो है 1 है, तो ये तो वैल्यू 1 आ जाएगी। मास ऑफ प्रोटॉन क्वेश्चन में गिवन है 200 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी।
तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 2000:1 का रेशियो आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो फार्मूले को आप लोग देखते हुए बिल्कुल ध्यान देंगे तो लैम्डा का ये फार्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31, रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। कौन सा सेमीकंडक्टर में स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो पहला ऑप्शन, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल ध्यान से देखें, रूम टेम्परेचर पे बोल रहे हैं सेमीकंडक्टर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये ऑप्शन क्या होगा? ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किस पे? रूम टेम्परेचर पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ ये सही है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये करेक्ट ऑप्शन होता, ठीक है, ये करेक्ट है। तो ये करेक्ट है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, ये भी सही है। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ेगी। द चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, बिल्कुल सही है। चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। जब पी टाइप होता है तो पी टाइप में कौन होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेजॉरिटी में होते दोनों हैं, मेजॉरिटी में पूछा जाता है तो मेजॉरिटी में देख लें ध्यान से कौन सा होता है। पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं। तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? तो गलत वाला ऑप्शन कौन सा होगा? 31 में पहला ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन करेक्ट हो गया फर्स्ट। 32, ये तो बिल्कुल आसान। इन अ मेटेलिक शीट शोन इन द फिगर देयर आर टू होल्स ए एंड बी व्हेन हीट इज सप्लाइड टू शीट द डायमीटर ऑफ। यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ होल है, एक ए है एक बी है। जब इसको हम लोग क्या करें, हीट करेंगे, तो बताना है होल ए और होल बी में कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज करेगा। तो अगर इसको हम लोग जूम करें तो जूम करेंगे, तो जैसे जूम करेंगे तो ए का साइज बढ़ेगा और बी का भी साइज बढ़ता जाएगा। तो दोनों होल का साइज बढ़ेगा, मतलब बोथ होल्स जो होंगे इंक्रीज करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बोथ होल्स आर इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, जैसे कैमरे में हम लोग क्या करते हैं, जूम करते जाते हैं तो सारी चीजें बड़ी होती जाती हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया, अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट एज सच अबाउट x = 0 with the period t and amplitude a, its speed when at a distance of a/2। स्पीड की वैल्यू बताना है जब डिस्प्लेसमेंट a/2 हो मेन पोजीशन से। फार्मूला क्या होता है? v बराबर ओमेगा √a² - x²। वैल्यू रख दें, ओमेगा की वैल्यू 2π/T, √a² ऐसे रहते हैं, माइनस x की वैल्यू a/2, तो इसको रखेंगे तो a²/4। तो आंसर आ जाएगा 2π/T √4a² - a², 3a²/4। तो सॉल्व करें, 2π/T और √3 इंटू a/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा √3πa/T, √3πa/T। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो 33 का जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस a/2 पे पूछे तो अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोलते तो a/2 पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होती है a/2 पे। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, a/2 तक का टाइम पीरियड कितना होता है? a/2 का टाइम पीरियड मेन पोजीशन से a/2 तो t/12 नहीं t/8, a/2 के लिए अच्छा
a/2 पूछा गया है, ये पॉइंट गड़बड़ हो गया। a/√2, a/2 पे टाइम पीरियड कितना होता है, आधे पे, तो a/2 का टाइम पीरियड होता है t/12, t/12 टाइम पीरियड होता है। काइनेटिक एनर्जी यहां पर होती है 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। 75% होती है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का 75%। a/2 पे 75%, टोटल एनर्जी का 75% काइनेटिक एनर्जी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34। Helium nucleus makes a full rotation in a circle of radius 0.8 meter in 2 seconds. The value of magnetic field B at the center of circle. तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें अगर मान लें हीलियम न्यूक्लियस घूम रहा है और रेडियस क्वेश्चन में दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई I/R, ये फार्मूला होता है। अब यहां से इसको काट दें 2 पाई से, ये वाला 4 पाई कैंसिल हो गया, तो B बराबर आ गया μ0/2। करंट को क्या लिख सकते हैं, I बराबर होता है Q/T, और चार्ज यहाँ पर कितना है, हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस, तो इस पे चार्ज कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2E, और टाइम पीरियड क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2 सेकेंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो यहाँ पर Q/T की वैल्यू E आ जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे E/R, R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, I/T की वैल्यू रखने पे ये वैल्यू आ गई। चले μ0/2 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 डिवाइडेड बाई रेडियस है 0.8, तो ये 1.6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो μ0 इंटू 10 की पावर 19 करेक्ट ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से करंट निकाल लेंगे I/T की वैल्यू कितनी आ गई E, तो करंट की वैल्यू आ गई E के बराबर, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 34 हो गया, क्वेश्चन नंबर 35। द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो कोफिशिएंट किसका पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए होती है, मेटल के लिए, या इसी को हम लोग क्या बोले, कंडक्टर। तो कंडक्टर जो होंगे उनका अल्फा पॉजिटिव होता है, तो जर्मेनियम तो सेमीकंडक्टर है, कार्बन भी हम लोग नहीं लेंगे, कॉपर यहाँ पर मेटल है, तो कॉपर के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। ठीक है, जर्मेनियम में कैसी होती है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, इसको भी हम लोग नेगेटिव भी लेंगे कार्बन में। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर, तो ऑप्शन करेक्ट होगा, पॉजिटिव पूछा है तो थर्ड ऑप्शन कॉपर, मेटल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। A charge is a Q. A charge Q is placed at the middle point of joining two equal charges, capital Q each. तो यहाँ पर कैपिटल Q, ठीक है ना, और इनके बीच में इनको लाइन ज्वाइनिंग जो है, द चार्ज Q इज प्लेस एट द मिडिल पॉइंट, तो चार्ज Q को मिडिल पे रख दें, यहाँ पर स्मॉल q यहाँ पर रख दिया। बताना द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस, सिस्टम ऑफ द 3 चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम, हमको बताना है सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है मतलब कहीं पर भी अगर नेट फोर्स देखा जाए तो 0 होगा, कहीं पर भी, चाहे इस चार्ज पे देखें, चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ पर, नेट फोर्स 0 होगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होगा कहीं पर भी। चलें यहाँ पर हम लोग नेट फोर्स की वैल्यू निकालें इस पे, तो इस पे फोर्स का वैल्यू हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q, और ये मिड पे रखा है तो ये अगर पूरी दूरी r हो तो ये दूरी r/2 होगी, तो ये हो जाएगा KQ/r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्शन किधर होगा इसका अगर हम लोग देखें तो इधर हम लोग डायरेक्शन, ये हम लोग लिख रहे हैं F/Q, ठीक, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये इसको रिपेल करेगा इस साइड में। ठीक, चलिए इसका कारण निकालें, इसका भी डायरेक्शन इधर ही आएगा, प्लस इस चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, अब दूरी क्या लेंगे r², ये इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी। ठीक है,
अच्छा, एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 कर देंगे क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यहाँ से सॉल्व करें तो के यहाँ पर क्या हो जाएगा, के ये ऊपर चला जाएगा 2 का पावर, ये 4 हो जाएगा। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू कॉमन कर लें, के बाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल क्यू कॉमन हो गया, तो बचेगा ऊपर कितना, 4 स्मॉल क्यू। ठीक है, 4 क्यू प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, कैपिटल क्यू 1 बच जाएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू इससे यहाँ पर आके 0 हो जाएगी, तो 4 स्मॉल क्यू बराबर माइनस कैपिटल क्यू, तो क्यू बराबर माइनस कैपिटल क्यू बाई 4। तो चार्ज कैसा होना चाहिए, निगेटिव नेचर का होना चाहिए। वैल्यू में कितना होना चाहिए, माइनस का क्यू बाई 4, तो ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। तो 36 का आंसर जो आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया हो। हम यहाँ पर भी नेट फोर्स निकाल के 0 कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम वेरीज विद टाइम। तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है, वो वेरिएबल फ्लक्स है। फ्लक्स का यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, तो फ्लक्स की इक्वेशन गिवन है, फ्लक्स इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस का 1। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट निकालनी हमें, ठीक है ना। तो इंड्यूस करंट निकालने के लिए पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालें, E बराबर माइनस d5 बाई dt। पहले इसको डिफरेंशिएट करें, माइनस d5 बाई dt डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 12t और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं एट t इक्वल टू, ये तो E की वैल्यू आ गई, ये E की वैल्यू आ गई। चलिए अब हम लोग करंट निकालें, तो एट t इक्वल टू टाइम कितना है, 0.25, 0.25 पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का 12 इंटू 0.25, ये प्लस का 5, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 5, वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 2 आ गई, करंट निकालना है। इंड्यूस करंट बराबर इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 2, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, तो ये हो जाएगा 10, 2 बाई 10 का मतलब हो गया 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, 37 में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 38। A parabolic path of a projectile as seen by another similar projectile। अगर किसी प्रोजेक्टाइल से किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखा जाए तो उसका पाथ कैसा होता है, उसका पाथ होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, 38 का 4, तो 4 ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 39। A uniform metal disc of radius r is taken out of a disc of diameter capital R is cut off from the end. The center of mass of the remaining part, center of mass remaining part का बताना है। तो ये मान लें एक डिस्क है और इस डिस्क से, मेटल का डिस्क जिसका रेडियस कैपिटल R है, एंड इसका मास कितना हम लोग मान लें, इसका रेडियस कैपिटल R और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, एक डिस्क काटना है और उसका डायमीटर कितना रखना है, R, और काटना कहां से, एंड से कट करना है, और उसका रेडियस कितना होगा, R डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, R/2। ठीक है, इतना कट कर दिया, ये कितना होगा रेडियस, R/2। ठीक है, हमको बताना है क्वेश्चन में, इसको ठीक से फिगर बनाए थोड़ा।
r/2 रेडियस का यहाँ पर एक डिस्क को कट करके यहाँ से इसको निकाल देना है। इसको कट कर दिया। अच्छा, जो कट पार्ट है उसका मास हमने m डैश ले लिया। इसका मास कैसे निकाला जाता है? टोटल मास अपान उसका एरिया पाई r² इनटू कट पार्ट का एरिया। कट पार्ट का एरिया कितना होगा? पाई, लेकिन रेडियस r/2, तो ये हो जाएगा m/4। तो पहले तो हम लोग कट पास का मास निकाल लें, जो कि कितना आएगा? m/4। तो बिल्कुल याद रखेंगे, r/2 रेडियस का अगर 2 डायमेंशनल बॉडी होगा तो उसका मास m/4 होगा। चलिए, अब इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ये इसका ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास था, इसी को ओरिजिन मान लें। इसी को हम लोग क्या मान लें? ओरिजिन मान लेते हैं। और यहां पर सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास लिखें, ठीक। तो एक cm की वैल्यू क्या होती है? m1x1 माइनस m2x2। इसको याद रखना है, कट पार्ट जब होगा तो सेंटर ऑफ मास कैसे शिफ्ट होता है, तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। चले वैल्यू सॉल्व करते हैं। वैल्यू रखते हैं m1 शुरू वाला मास m, और सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो इसके लिए x1 की वैल्यू 0 माइनस m2 कट पार्ट का मास m/4, और उसकी दूरी इस जगह से, ये ओरिजिन है, इस जगह से दूरी ये कितनी हो जाएगी? इस जगह से ये दूरी हो जाएगा r/2। ठीक है भाई। चलिए, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 m माइनस m/4। सॉल्व करें इसको, ये 0 हो गया, mr बाई, तो एक cm की वैल्यू हमारी आ गई mr/8 m माइनस 3m/4, 3m/4। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, m से ये कैंसिल हो जाएगा m, तो r/6। तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा r/6। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास अब शिफ्ट हो जाएगा, पहले यहाँ था, अब इधर कहीं चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा r/6 फ्रॉम सेंटर। तो माइनस आ रहा है साइन में, तो आंसर होगा माइनस का r/6। माइनस का मतलब किधर शिफ्ट होगा? इस साइड में, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो पहले सेंटर पे था यहाँ, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ, पहले यहाँ पर था सेंटर ऑफ मास, अब यहाँ कहीं हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, नई पोजीशन। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। ये भी बिल्कुल आसान है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला गया है द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एसी सोर्स इज, ये करंट की इक्वेशन दे रखे हैं, I इक्वल टू 10 साइन, I इक्वल टू 10 साइन 256t। द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो एवरेज वैल्यू, करंट की एवरेज वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए प्लस का 2I0 बाई पाई, ये फार्मूला होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए माइनस का 2I0 बाई पाई होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव लगा देते हैं। सॉल्व करते हैं। 2I0 की वैल्यू ये है, ये I0 है, I0 की वैल्यू 10, पीक वैल्यू करंट की, अपान पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 20/3, तो लगभग 6.37 एम्पियर की वैल्यू आएगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज वैल्यू। तो 40 का आंसर होगा फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। स्क्वायर ऑफ साइड L मीटर लाइज इन XY प्लेन। तो बताए भाई इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? XY प्लेन का एरिया वेक्टर अगर साइड L हो तो एरिया किधर होगा? XY प्लेन में अगर कोई स्क्वायर है तो इसका एरिया वेक्टर K में होगा, तो इसका एरिया वेक्टर L² K लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है क्वेश्चन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर बी की वैल्यू यहां पर रख लें, B0 2I प्लस 3J प्लस 4K, ठीक है। और
एरिया वेक्टर यहां पर दे रखा है, हम लोगों ने निकाला है एल स्क्वायर के। चले वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो ये के में है, के का के से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। तो 4 आंसर आ जाएगा 4 एल स्क्वायर बी नॉट, और ये हमारा फ्लक्स की वैल्यू, यूनिट होता है वेबर। यूनिट क्या होता है? वेबर। तो 4 बी नॉट एल स्क्वायर ऑप्शन होगा करेक्ट। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42। A magnetic needle lying parallel to magnetic field require a W unit of work to turn it through 60 degree। तो वर्क डन का फार्मूला होता है mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। चलिए W वर्क कर रहे हैं जब उसको कितना एंगल घुमा रहे हैं? फील्ड के पैरेलल में रखा हुआ है और उसको 60 डिग्री घुमाना है। तो वर्क हुआ W mb cos थीटा 1, पैरेलल में है तो शुरू का एंगल हो गया cos 0 और बाद में घुमा दिया 60 डिग्री तो cos 60। तो दोनों एंगल को ध्यान से देखें। mb cos 60 की वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mb/2। ठीक है, तो यहां से हम लोग mb को लिख सकते हैं w/2। mb को क्या लिख सकते हैं? 2w। mb को क्या लिख सकते हैं? 2w। अब हमको निकालना है क्वेश्चन में टार्क निडल इन दिस पोजीशन। तो टार्क बराबर होगा, टार्क बराबर m क्रॉस b mb साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी साइन 60। अच्छा, mb की जगह पर हम लोग 2w लिख सकते हैं। तो 2w साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा w√3 या √3w। तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन 42 में करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इससे क्वेश्चन बहुत आता है तो इसको याद रखेंगे, वर्क डन का फार्मूला। इस फार्मूले से क्वेश्चन आता जरूर है तो इसको बिल्कुल याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। When two waves almost equal frequency n1 and n2 reach at a point simultaneously, what is the time interval? टाइम इंटरवल बताना है। तो टाइम इंटरवल बराबर क्या होता है? 1/बीट। तो पर सेकेंड हमको अगर निकालना है तो क्वेश्चन में टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा। तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी बराबर 1/n1 माइनस n2 होता है। वो चाहे सक्सेसिव मैक्सिमा की पूछे चाहे सक्सेसिव मिनिमा, तो टाइम इंटरवल 1/n1 माइनस n2। तो ये फार्मूला हो जाता है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44। टू डिफरेंट मास m and 3m of an ideal gas are heated separately in vessel of constant volume। वॉल्यूम कांस्टेंट है। द प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के बीच में ग्राफ बना हुआ है। तो बताएं भाई P/T का बराबर क्या हो जाएगा? NR/V। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है, यानी P/T को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P/T को हम लोग लिख सकते हैं स्लोप। P/T को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्लोप। तो स्लोप बराबर हो गया P/T, और ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू n। R कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये दो वैल्यू कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो स्लोप की वैल्यू n के प्रोपोर्शनल हो गई, तो स्लोप n जो होगा उसको लिख सकते हैं मास अपॉन मास मास। तो स्लोप प्रोपोर्शनल टू मास। मास जिसका ज्यादा उसका, जिसका स्लोप ज्यादा उसका मास ज्यादा। यहाँ मास दे रखा है 3mm। तो स्लोप b, हमको रेशियो क्या बताना है? रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ कर्व B/A। स्लोप B बाई स्लोप A, स्लोप B बाई स्लोप A बराबर मास ऑफ A, मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A। तो मास ऑफ B कितना है? 3, A का मास 1। तो रेशियो 3:1, करेक्ट ऑप्शन पहला। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45। द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो आपको मालूम होगा
ये सेकेंडरी वेवलेट आइडिया किसने दिया था? हाइजन ने, जबकि न्यूटन ने क्या दिया था? कार्पकस थ्योरी, कार्पकस थ्योरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड in a young double slit experiment if the speed of electron is increased, स्पीड को क्या करना है? इंक्रीज करना है। देन द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ के बारे में बताना है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन यूज किया जा रहा है और स्पीड और में क्या रिलेशन होता है? तो लैम्डा बराबर क्या होगा? h अपान एम बी। स्पीड को जब बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा जब स्पीड बढ़ेगी, और फ्रिंज विड्थ बराबर होता है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। वेवलेंथ अगर कम हो जाएगी तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 46 का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? वेलोसिटी बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो बीटा की वैल्यू भी कम हो गई, फ्रिंज विड्थ कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। Two convex lens of different focal lengths are placed at a distance equal to sum of focal length. The power of this combination. तो पावर का फार्मूला P बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का D बाई f1 f2 लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये 1/f लिखा जाता है ये। चलिए अब क्वेश्चन में यहां पर D की वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन में D सेपरेशन दे रखा है। द डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ फोकल लेंथ, यानी D की वैल्यू f1 प्लस f2 के बराबर है। चलिए वैल्यू रख देते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D की जगह पर क्या हो जाएगा? f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई, ये यहां पर गड़बड़ लिख दिया, यहां पर D फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f1 प्लस 1/D बाई f1 f2। ये फार्मूला थोड़ा सा गड़बड़ है। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना? 1/f या P इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 f2। तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं वैल्यू। D की जगह पर f1 प्लस f2 है और ये वाली वैल्यू f1 f2 है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू एलसीएम लेंगे तो नीचे f1 f2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा f1 प्लस f2 माइनस का ये पूरा माइनस हो जाएगा f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई f1 f2। दोनों ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो पावर की वैल्यू 0 आ जाएगी या फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ जाएगा। तो कंबाइंड की जो पावर आएगी वो 0 आएगा। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। तो 47 में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48। प्रिज्म में जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म इज A एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 180 माइनस 2A, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बताएं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू बराबर साइन A प्लस लैम्डा बाई 2 है ना, अपान साइन A बाई 2। ये मिनिमम डेविएशन है। वैल्यू रखते हैं साइन A की जगह पर क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है A, और इसकी जगह पर हम लोग रखेंगे 180 माइनस का 2A डिवाइडेड बाई 2, ऊपर हो गया अपान साइन A बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा साइन, देखे भाई A और माइनस 2A मिलके क्या हो जाएगा? माइनस का A, और 182 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा? 90। तो आंसर आया ऊपर 90 माइनस A बाई 2, और नीचे कितना आया? साइन A बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब कॉस A बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। कॉस अपान साइन को बोलते हैं हम लोग कॉट,
तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास cot a/2। तो म्यू की वैल्यू cot a/2 करेक्ट ऑप्शन 4th होगा। 48 में करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, cot a/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49। If maximum and minimum possible magnitude of resultant of two vector are 20 and 16। तो मान लेते हैं दो वेक्टर हैं, एक A और एक B। इनका मैक्सिमम कितना आ रहा है 20 और इनका मिनिमम कितना आ रहा है, मिनिमम मतलब A माइनस बी, ये कितना आ रहा है 16। मैक्सिमम कब आएगा, जब उनको जोड़ेंगे। मिनिमम कब आएगा, जब उनको घटाएंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करें, जोड़ने पे ये दोनों कट जाएगा तो 2A बराबर आ गए हमारे पास 36। तो A की वैल्यू तो 18 आ गई। B की वैल्यू निकालना है, A माइनस बी बराबर 16, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो A और B की वैल्यू यहाँ हमें निकालना था क्वेश्चन में स्मॉलर वेक्टर, तो स्मॉलर वेक्टर की वैल्यू सेकेंड यानी 2 आएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, 4 point mass each of mass m are fixed at the corner of square of side L. The square is rotating with angular frequency omega about an axis passing through one of the corner of square and parallel to diagonal as shown in the figure. The angular momentum की वैल्यू निकालना है। तो ये इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखना है, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखनी है। एक मास यहाँ पर m है, यहाँ पर मास m है, यहाँ पर मास m है और यहाँ पर मास m है। तो 4 मास रखे हैं और इस एक्सिस पे बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम का वैल्यू mr स्क्वायर किससे लिखेंगे, पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलें, इसका मोमेंट पहले इस वाले में पार्टिकल का मास m है और इसकी दूरी क्या लेंगे, क्योंकि उसी एक्सिस पे है तो इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। चलिए इस वाले मास और इस वाले मास को देखें तो ये दूरी कितनी दूरी हो जाएगी, ये साइड है L, ये साइड है L, तो ये दूरी हो जाएगा L/√2। तो इन दोनों मास की वैल्यू हो गई 2m और इनके बीच का दूरी L/√2 और इसको क्या करेंगे स्क्वायर, mr स्क्वायर लिख रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, m और m का। अभी ये वाला बच रहा है, ये वाला कितनी दूरी पे है, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, ये L है, ये L है, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी L/√2 यहां से यहां तक। तो प्लस मास है m, दूरी है L/√2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 2m ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा ml स्क्वायर प्लस ये √2 को यहाँ करेंगे स्क्वायर तो 2 हो जाएगा 2ml स्क्वायर। तो आंसर आया 3ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम बराबर आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम बराबर आई ओमेगा। आई की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, 3ml स्क्वायर आया। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम 3ml स्क्वायर ओमेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। तो ये था 50 क्वेश्चन। तो टेस्ट 32 जो कि ऑनलाइन हुआ है उसका डिस्कशन हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आगे आपका जो है नीट का पेपर होना है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू।